इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों को बहनों को रजनीश शर्मा की राम राम नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का आज के लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो किसान वाणी में। किसान भाइयों, अभी खरीफ का मौसम चल रहा है और हमारे ज़िले में इस मौसम में ये जो फसल है खरीफ में मक्का बहुतायत में बोया जाता है और मक्के के साथ ही कुछ अन्य खरीफ फसलें भी हमारे किसान भाई बोते हैं, जैसे तुअर, मूंगफली, सोयाबीन वगैरह। किसान भाइयों, इस समय जो हमारे किसान भाई हैं वो इन फसलों का उत्पादन अपने खेतों में ले रहे हैं। उनके खेतों में ये फसलें तुअर, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का लगी हुई है। और क्योंकि इस वर्ष हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में मानसून की जो एंट्री है वो ज़रा देरी से हुई है। ऐसे में हमें खरीफ फसलों के समुचित प्रबंधन की आवश्यकता और भी ज़्यादा विशेष ध्यान इसमें देने की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छा उत्पादन इन खरीफ फसलों से ले सकें। किसान भाई, यदि हम बात करें हमारे ज़िले में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल मक्का की, तो इसमें लगने वाले रोगों का शुरुआती नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा उत्पादन प्रभावित ना हो। किसान भाइयों, आज का हेलो किसान वाणी भी इसी विषय पर आधारित है। आज की हमारी चर्चा का विषय है मक्का फसल में पोषण एवं रोग प्रबंधन। तो किसान भाइयों, इस विषय से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपके जो प्रश्न हैं, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, तो आप इनका समाधान फ़ोन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव महाजन जी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो किसानवाणी में। नमस्कार जी। नमस्कार रजनीश जी, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जी। तो किसान भाइयों, आप प्रश्न पूछने के लिए हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 8989116346। फ़ोन नंबर किसान भाइयों हम आपको एक बार पुनः बता देते हैं, 8989116346। और किसान भाइयों, आप व्हाट्सएप पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602262263। तो डॉक्टर साहब, जी। जैसा कि अभी खरीफ का मौसम चल रहा है जी हाँ। और मानसून ने थोड़ी इस बार ये कहते हैं कि थोड़ी देरी से एंट्री ली है। जी हाँ। पर वो कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, जी क्योंकि हाँ। आमद ज़रूरी है। हमारे तो जी, तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि इस बार जो मानसून देरी से आया है और अब तक जितनी बारिश हमारे ज़िले में दर्ज की गई है, तो ये हमारी फसलों के लिहाज से कैसी है और फसल के उत्पादन पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है, और कैसे आप इस पूरे जो परिदृश्य को देखते हैं बारिश के अब तक के। जैसे रजनीश जी आपने कहा, जी वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं तो जो मानसून का आवक है हमारे ज़िले में, ये थोड़ा देर से हुआ। बीच में इसमें एक ब्रेक आ गया जी और फिर उसके बाद जो मानसून फिर से एक्टिव हुआ। फसलों के लिहाज से शुरू का जो हमारा पखाड़ा रहा वो थोड़ा सा चिंताजनक रहा, जी पर जी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा इस मानसून ने अपने निरंतरता बनाते हुए अब बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन करना शुरू किया है, जो हमारी फसलों के लिए लाभकारी रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। तो एक कॉलर का हमारे पास अब फ़ोन आया है, चलिए उनसे हम बात करते हैं। जी नमस्कार। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, हेलो किसान वाणी। हाँ सर जी, नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी जी जी, नमस्ते। मैं मैं न्यूटन चिकली नंबर 11 से देवी शंकर गुप्ता बात कर रहा हूँ जी सर। आप हमारे नियमित श्रोता हैं देवी शंकर गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बताइए, क्या तो पूछना मेरा ये चाहते हैं आप हमारे विशेषज्ञ जी से। जी सर, मतलब मेरा ये सवाल था कि ये मौसम की जो बेरुखी चल रही है, जी उसके चलते मतलब कभी मतलब सूखा पड़ जा रहा है, कभी मतलब अब जैसे 2 दिन हो गए अति बारिश हो रही है। तो हम्म। ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि पत्ती गलन रोग और ये तना गलन रोग के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जिससे हम आगे मतलब सतर्क रहें और उसका
मतलब ये हमारी फसल को बर्बाद होने से बचा सके। क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल है इनका। आप विशेषज्ञ इसका जवाब देंगे। जी धन्यवाद गुप्ता जी, आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा, ना केवल अपने लिए बल्कि सभी किसान भाइयों के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। देखिए जैसे आपने कहा, ये जो पत्ती गलन या जड़ गलन रोग है जिसको हम जो है बैक्टीरिया की वजह से कहते हैं होता है, तो ये अभी कुछ किसानों के भाइयों के खेतों में देखने के मिल रहा है, जहाँ की मिट्टी जो है वो भारी है, काली मिट्टी है, और जहाँ पे जल भराव की स्थिति आ रही है वहाँ पे ये कहीं देखने को मिल रहा है। तो इसका देखिए क्या इसका कारक जो है, इसका होने का कारण जो है बैक्टीरिया एक रहता है, उसके कारण से ये रोग होता है। जो हमारा स्टॉक रॉट हम इसको कहते हैं, बैक्टीरियल स्टॉक रॉट हम अपने वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, पर किसान भाई इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप मक्का के पौधे की जो पोंगली है उसको खींच करके देखेंगे तो सहज ही बाहर आ जाएगी, और उसमें आप देखेंगे कि सड़े हुए मांस की गंध आती है। तो ये इस बात का सूचक होता है कि बैक्टीरियल स्टॉक रॉट से हमारी फसल जो है प्रभावित है। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए देखिए हमको 2 दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। एक होती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम 2.5 ग्राम प्रति मिलीलीटर वाटर के हिसाब से, मतलब 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में डालते हैं, और साथ ही साथ में हम इसमें मिलाते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ये जो है इसका प्रभावी नियंत्रण कर लेता है, इससे समस्या नहीं आती। बट जैसे मैंने फिर से कहा, सबसे पहले हमको इसको खेत में पहचानना हमें भली भांति आना चाहिए, और हम इसको कर सकते हैं। वहीं पे जब पत्तियों पे अगर आपको किसी प्रकार का झुलसन रोग दिखाई दे रहा है या किसी प्रकार की चकत्ते दिखाई दे रही हैं, तो उसके लिए जो है आप जो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब जो है ये एक मिश्रण के रूप में बाजार में आता है। इसको आप 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की पत्ती झुलसन जो होती है वो रुक जाती है। जी, आपने इनकी समस्या का समाधान किया, और एक कॉल हमारे पास और आ गया है। जी नमस्कार। हेलो किसान वाणी। जी नमस्ते। जी, शुभ नाम बताइए आपका। प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी, स्वागत है आपका आज के इस फोन इन कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से? जी पूछना चाहते हैं, जैसे हमने मक्का की फसल लगा रखी है जी, तो उसमें हमें थोड़ी सी मतलब इल्ली की शिकायत दिखाई दे रही है, तो उसमें कौन सी रासायनिक कीट का स्प्रे किया जाए? जी धन्यवाद सिसोदिया जी। अगर आपकी फसल में इल्ली का प्रकोप दिखाई दे रहा है, तो अगर वो प्रारंभिक अवस्था में है, तो सबसे पहले तो आप स्पाइनोटोरम, एक दवाई आती है स्पाइनोटोरम जो है, उसका इस्तेमाल 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आपने एक कोई दवाई इसका प्रकोप हो चुका है या पहले भी इसको इस्तेमाल किया है, तो इसके उपयोग के बचने से अच्छा है आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं निरंतर अपना प्रभाव इल्लियों पे बनाए रखती हैं, और कभी कभी इनके इल्ली बच जाती है इसके प्रभाव से। तो कृपया कोशिश कीजिए कि एक ही प्रकार की दवाई आप निरंतर इस्तेमाल ना करें। जैसे मैंने कहा, पहली बार आप स्पाइनोटोरम का इस्तेमाल कर दीजिए, और उसके 25 से 30 दिन या 1 महीने के बाद अगर आपको फिर से इल्ली दिखाई देती है, तो आप स्पाइनोटोरम का इस्तेमाल ना करके आप इमामेक्टिन बेंजोएट का करिए। और उसके बाद भी जब आपका बुट्टा आता है या खब्बा भरता है, उस अवस्था में भी अगर आपको इल्ली दिखाई दे, तो आप जो है क्लोरोएंट्रिनिपोल जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी दवाई पूछना चाहते हैं कि जैसे यूरिया का उसमें छिड़काव किया जाए या उसके रखा जाए, तो मतलब किस तरह का किया जाए यूरिया का? देखिए सिसोदिया जी, जैसे आप, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपका ज़िला उज्जैन जो है, इसमें इस बार जो बारिश की मात्रा जो है वो नियमित से कम है। तो कोशिश कीजिए यूरिया को आप पौधे के पास ना देके पर्णीय छिड़काव 3% यूरिया का घोल जो है पर्णीय छिड़काव फोलियर एप्लीकेशन के रूप से कीजिए। उससे जो है पत्तियां जो हैं सुगमता से उस खाद को ले पाएंगी। क्या है कि यूरिया जो है अपने आप में बहुत घुलनशील खाद है। अगर हम उसको ऐसे खेत में मिट्टी के ऊपर छोड़ देते हैं, तो धूप की उपस्थिति में वो वाष्पीकरण बन के उड़ जाती है और पीछे सिर्फ राखड़ रह जाता है। तो आप अपने यूरिया को जो बहुत बहुमूल्य है, उसको आप 3% यूरिया का घोल बना करके पौधों में पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि उनकी जिज्ञासा का, उनके प्रश्न का समाधान उन्हें प्राप्त हुआ होगा सिसोदिया जी को। अच्छा, ये एक प्रवृत्ति बड़ी देखने में आती है महाजन सर, जी कि यूरिया का बड़ा अंधाधुंध प्रयोग हमारे किसान भाई कई बार करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सारी चीज़ों का नियंत्रण इसी में है, या यूरिया अगर हम अधिक दे देंगे
तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये क्या किस तरह से ये स्थिति भ्रम की बनती कई बार किसानों में? देखिए रजनीश जी, मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को मैं पहले भी बताता रहता, फिर जी, से बताना चाहूँगा। जी, देखिए यूरिया एक ऐसी खाद है जो पौधे में हरित लवण बढ़ाता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसको बढ़ाता है, पौधा हरा दिखता है। तो जब पौधा हरा दिखता है तो किसान ये सूचक मान लेता है कि मेरा पौधा बहुत हरा है, अच्छा है, तो अधिक उपज देगा। परंतु ये मिथ्या है, ये एक मिथ्या है। पौधा अपनी अवस्था सब काटता है। पौधा पहले बीज से अंकुरित होता है, पत्तियां आती हैं, फिर उसमें नर मंजरी आती है, मादा मंजरी आती है, भुट्टा पड़ता है। तो हर अवस्था में पौधे को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जो है ज़रूरत पड़ती है। केवल यूरिया पे जोर रखना और अपनी फसल को केवल हरा बनाना, ये एक तरह का दुष्प्रभाव है। ना केवल यूरिया का अधिक उपयोग ज़्यादा बुरा है, और दूसरा क्या है, ज़्यादा हरी क्रॉप फसल रखने से आप कीड़ों को अपने खेत में आकर्षित करते हैं। नाना प्रकार की इल्लियाँ, रोग व्याधि जो है वो हमारे खेत में आकर्षित होते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और एक कॉलर हमसे और जुड़ना चाह रहे हैं। जी नमस्कार, हेलो किसान वाणी में स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार। हेलो किसान वाणी। जी जी, क्या नाम है आपका? जी सर, ग्राम बमनी लाला, पोस्ट परसोली, तहसील चौरे, जिला छिंदवाड़ा से बात कर रहा हूँ सर, सतीश रघुवंशी। जो आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं सतीश जी, और आपने कॉल किया उसके लिए भी आपका हम धन्यवाद करते हैं। क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे आप? हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं डॉक्टर गौरव महाजन जी। जी बिल्कुल सर जी, मेरी ओर से सबसे पहले डॉक्टर साहब को मेरा सर प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सतीश जी, कृपया बताइए। जी सर, मेरा एक प्रश्न ये है सर जी कि मतलब हमने अभी मक्के की फसल लगाए हैं सर जी, और कुछ गन्ना भी लगा हमारे खेतों पे। जी। तो सर मक्के की फसल में कुछ हल्के हल्के सर कीट लग रहे हैं उसमें, मतलब तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें हम क्या करें, और मतलब कौन सी दवा का उसमें छिड़काव करें जिससे मतलब फसल बढ़ोतरी में आएगी और सब कीट नष्ट हो जाएंगे हमारे। जी सतीश जी, कृपया पहले मुझे ये बताइए, जैसे आपने बताया आपने गन्ना भी लगा रखा है साथ में, तो पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि गन्ना में कहीं पायरिला की मक्खी तो नहीं है जो आकर के उठ के आपके इसमें मक्का में आ रही है। पहले इस बात को आप सुनिश्चित। बिल्कुल सर, उसमें कुछ ऐसे कीट हैं सर, मतलब गन्ना भी वहीं पे लगा है सर, मक्की भी लगी है सर, उसमें से कीट उसमें जाते होंगे सर, तो उसमें भी कुछ ऐसे समझ में आ रहे हैं मैं सर। आपको बताता हूँ, जो अपना मक्का है उसकी फसल, जो कि मक्का है वो हरित लवण वाली है, बड़ी नरम मुलायम रहती है गन्ने को अपेक्षा में। तो अगर आपको इसमें अपना मक्के में आपको किसी प्रकार के कीट दिखाई दे रहे हैं या आपको कोई इल्ली दिखाई दे रही है, तो आप उसके लिए साहब जो है आप स्पाइनोटोरम जो है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। स्पाइनोटोरम का इस्तेमाल 0.4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, नहीं तो आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग जो है वो भली भांति कर सकते हैं। इन दोनों ही प्रकार से जो जिस भी प्रकार की इल्ली या मक्खी आपके खेत में दिखाई दे रही है उसका प्रभावी नियंत्रण हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए। और अगर गन्ने में आपका पायरिला का अटैक आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें एपर्निया करके जो एक बायो कंट्रोल एजेंट है उसका इस्तेमाल कीजिए। उसका बहुत अच्छा हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। वो पुनः फिर भविष्य में सर वो नहीं आता सर। तो उम्मीद है कि सतीश जी को अपनी समस्या का समाधान उन्हें प्राप्त हो गया होगा आपके माध्यम से। डॉक्टर साहब, यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग की बात चल रही थी कि हमारे कॉलर का फ़ोन आ गया था, तो इसलिए कितना सही रहता है कि किसान पहले अपनी मिट्टी का परीक्षण कराए, तो कम से कम फिर इसके प्रयोग से जो अंधाधुंध चीज़ों का हम तत्वों को दे देते हैं तो उससे शायद बचा जा सकता है। देखिए रजनीश जी, जहाँ तक हम अपने किसान की प्रवृत्ति देखें, हमारा किसान हमेशा लाइन में लगता है या डंडा भी खाता है सरकारी, केवल और केवल यूरिया और डीएपी के लिए खाता है। पिछले बार तो चक्का जाम की स्थितियाँ भी बनी हुई जी। तो ये सिर्फ यूरिया उसके लिए करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी पोषक तत्वों से संतुलित मात्रा में चाहिए। और एक कॉलर हमसे और जुड़ना चाह रहे हैं। जी नमस्कार। हेलो जी, स्वागत है आपका हेलो किसान वाणी में। जी नमस्ते। जी नमस्ते सर जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं सिंगोड़ी से बोल रहा था, राम स्वरूप हुई थे। तो उइके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान वाणी में। क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे आप? हमारे विशेषज्ञ हैं आज के डॉक्टर गौरव महाजन जी। सर मेरा प्रश्न ये था कि हमारी मक्का जो था वो तो समय पे लग गई थी जी, बढ़वार भी ठीक ठाक आ गई थी, लेकिन बीच में जो पानी नहीं आया ना, तो उस समय हमारे पत्ते जो है वो पीले पड़ गए काफी कुछ खेतों में। जी उपचार किया जाए? उइके जी, जैसे मैंने अपनी वार्ता के शुरू में भी बताया था कि इस बार जो है मानसून की आमद देर से हुई, और जो जिन किसान भाइयों ने पहले मक्का लगा रही थी तो उनकी फसल को कुछ 15 से 20 दिन का सूखा झेलना पड़ा था। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वही अवस्था आपके साथ भी रही है। तो आप सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आपने उसमें कितनी खाद दी है। अगर आपका अभी बारिश आपकी स्थिति अच्छी है तो आप उसमें एक 3% यूरिया का घोल जो रहता है उसका आप पर्णीय छिड़काव जो है फोलियर एप्लीकेशन आप उसको कर सकते हैं। तो उससे जो भी आपकी समस्या है पत्तियों में पीलापन की,
वो नहीं आएगी। परंतु चूंकि आपकी फसल पहले लगी है तो उइके जी कृपया ये बात सुनिश्चित कर लीजिएगा कि उसमें कहीं पे ये नर मंजरी या मादा मंजरी तो नहीं आ गई, क्योंकि नर मंजरी और मादा मंजरी आने के समय जो होता है मधुमक्खियों का परागण करने के लिए हमारे खेत में आगमन होना शुरू हो जाता है। और अगर हम इसी अंधाधुंध यूरिया या अंधाधुंध कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं तो जो मधुमक्खियाँ हैं वो भली प्रकार हमारी निषेचन नहीं कर पाती, पॉलिनेशन नहीं करती, जिससे कि हमारे भुट्टे जो हैं वो मुंझे रह जाते हैं। तो कृपया पहले आप इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी फसल की अवस्था में कहीं नर मंजरी या छोर तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, आप यूरिया का 3% घोल जो है उसको आप छिड़काव कर सकते हैं, उससे आपकी फसल जो पुनः हरी हो जाएगी। उम्मीद है हमारे इन श्रोता की इस समस्या का समाधान हो गया होगा जी। और एक कॉलर हमसे और जुड़ना चाह रहे हैं अभी, तो लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। जी जी। हेलो, नमस्कार। हेलो जी जी, नमस्कार। जी जी, क्या नाम है आपका? हेलो किसान वाणी में स्वागत है आपका। संदीप पटेल बात कर रहा हूँ सर, सिकरिया से। अच्छा अच्छा, बताइए पटेल साहब, क्या पूछना चाहेंगे? आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गौरव महाजन और हमारा आज का जो विषय है वो मक्का फसल के पोषण, उसके रोग और उसके प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। जी जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार पटेल साहब। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि मक्के का एक खेत जो है, मक्के की बोनी जिसमें किए हमने, हाँ हाँ। उसमें मक्के की जो पत्तियां है, एक तो मक्का छोटी है और पत्तियां जो है लाल हो रही है, मतलब जब लोगों का जंग लग जाता है मैं उस कलर समझ की। गया आपकी बात। ठीक है, और तो बताइए। वो किस वजह से है और बढ़वार नहीं हो पा रही है उसमें? देखिए पटेल साहब, जैसे मैं अपनी वार्ता में बात कर रहा था रजनीश जी से, इस बार जो है पानी की जो मानसून की आमद है हमारे ज़िले में देर से हुई, जिसके कारण से बहुत से पोषक तत्वों को मिट्टी में होते हुए भी उनके जो है लक्षण दिखाई दे, कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी स्थिति की, आपके जो खेतों में जो है वो फॉस्फोरस डेफिशिएंसी जो है वो दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पत्ते की जो कहना चाहिए पहली गांठ रहती है मक्का की या पहला पत्ता वहाँ से जो निकल रहा है उसमें लाल या बैंगनी करके शिराएं जो हैं उसकी हो जाती हैं, वो दिखनी, वो अधिकतर जो है वो कमी जो है फॉस्फोरस की लक्षण की है। अगर आपके पास आपके खेत में पानी है, पानी की अवस्था अगर अच्छी है तो ये आप देखेंगे समय के साथ ये जो है पानी की अवस्था जो है ये अपने आप चली जाएगी। अगर फिर भी ये लक्षण बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए मक्का का पौधा 6 से 7 पत्ते की अवस्था में है और फिर से ये लक्षण आ रहे हैं, तो आप जो है 12 बत्ते 16 जो एक खाद है उसका छिड़काव या तो पर्णीय छिड़काव या आप पौधे के पास रख सकते हैं, उससे ये समस्या दूर हो जाएगी। परंतु कृपया ये ध्यान रखिएगा, पौधे के पास आप खाद तभी रखिए जब आप में खेत में भली भांति नमी हो, ताकि वो जो खाद है जल्दी से घुलनशील होकर पौधे को मिल जाए। अगर सूखे की अवस्था है तो उसमें आप जो है पर्णीय छिड़काव, फोलियर एप्लीकेशन का मैं सुझाव आपसे दूंगा। अच्छा, ये जो बार बार एक, मुझे लगता है इनके समस्या का समाधान आपने कर दिया है। उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि पर्णी छिड़काव की जो बार बार एक चर्चा हो रही है, जी। तो कैसे इसको समझाना चाहिए, किस तरह से देखिए क्या हमारे है किसान कि पर्णी छिड़काव करें? पर्णीय छिड़काव, जिसको हम इंग्लिश में फोलियर एप्लीकेशन कह रहे हैं, क्या जी। होता है कि रजनीश जी अधिकतर जो पौधे हैं वो अपना पोषक तत्व जड़ों के माध्यम से मिट्टी से लेते हैं, वो भी तब ले पाते हैं जब मिट्टी में नमी अच्छी हो। जी। पहले जो हम पोषक तत्व देंगे वो घुलेगा और तब वो पौधा ले पाएगा। और एक कॉलर हमसे और जुड़ना चाह रहे हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। हेलो किसान वाणी। भुट्टे आने के पहले डालते हैं या बाद में, ये पूछना था। जी एक बार अपना प्रश्न एक बार दोहराइए, हम सुन नहीं पाए आपके प्रश्न को पूरा। मक्के की फसल में जो शेष बची हुई जो नाइट्रोजन है, जी, इसको भ्रांति रहती है किसानों के मन में कि सारे किसान जब बोर आती है या भुट्टा लग जाते हैं उसके बाद में प्रयोग करते हैं। जी, तो आपका नाम भी जानना चाहेंगे हम? आपका क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम महेंद्र उसेठे, गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर नर्सरी के सामने फार्म हाउस से, यहाँ जमुनिया से बोल रहा था। जी 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 जी, जी बताइए डॉक्टर साहब। जी उसेठे जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आपको धन्यवाद। देखिए जो आपने कहा ना, ये जो भ्रांति है किसानों में, ये सही है कि किसान भाई अधिकतर क्या है, अगर आप देखिए, अगर आपको मक्के की जो बची हुई खाद है वो देनी है तो आप नर मंजरी मादा मंजरी साथ में आती है उस समय दे सकते हैं। और दूसरा, भुट्टा जब दूधिया अवस्था में, पका नहीं होना चाहिए। आप देखते हम देखते हैं ना, जैसे दाना बनता है तो दाने को अगर हम उंगली से फोड़ करके देखें तो दूधिया अवस्था है, उस दूधिया अवस्था में भी आप खाद दे सकते हैं। परंतु दूधिया अवस्था से जब भुट्टा जो है परिपक्वता की तरफ जाता है, जो उसका दाना अब कड़ा होने लगे, तो वो उस समय ना दें कृपा करके। दूधिया अवस्था तक खाद देने का उपयुक्त समय है। और नर मंजरी मादा मंजरी ये जो है ये 15 से 20 दिन का अंतराल रहता है, इसमें इनमें आप खाद भली भांति दे दीजिए और आपका जो पोषक है वो सीधा आपकी मक्का के भुट्टे में जाता है, उससे दाने अधिक भरते हैं और भारी भरते हैं सर।
जी, इनकी समस्या का समाधान हो गया होगा, आपने बहुत अच्छे से इनका समाधान किया। और मुझे लगता है कि अब संदेशों का वक्त हो रहा है, तो हम एक संदेश सुन लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। सुनते हैं अवश्य। ये संदेश। अवश्य। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। और इस संदेश के बाद एक श्रोता हमसे पुनः जुड़ना चाह एक बार श्रोता फिर से हमसे जुड़ना शुरू हो गए। जी नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी, और जो विषय विशेषज्ञ हैं गौरव महाजन जी को भी हमारी राम राम। जी जी राम राम। जी, आपका शुभ नाम बताइए हमें। जी, मैं ग्राम गुरैया से आपका नियमित श्रोता शर्मा बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्राम गुरैया से बोल रहे हैं आप। ये बताइए कि क्या पूछना चाहेंगे आज के हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव महाजन। और मक्का जो है आज का हमारा प्रमुख विषय, मक्का और उसके रोग और उसके प्रबंधन और उसके पोषण पर आज का कार्यक्रम हमारा है। बताइए क्या प्रश्न है आपका। महाजन जी जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको हमारी राम। जी आदरणीय शर्मा जी, आपको भी मेरा नमस्कार। जी, मेरा ये प्रश्न था महाजन जी कि अभी जो गांव में बारिश भी हो रही है और मक्के में रोग लगने की भी ज्यादा संभावना बन रही है, तो जी। किस तरह से उसका हम मतलब पौधे का संरक्षण कर सकें ताकि हमारी फसल देखिए हो जाए जी और शर्मा जी, पौधे को नुकसान जी भी जी ना हो। जी, देखिए शर्मा जी, जैसे मैं बताऊं, अभी मैं एक वैज्ञानिक भी हूं और नियमित मैं खेतों के भ्रमण भी करता रहता हूं। तो अभी जो मैंने संभावना देखी है अपने छिंदवाड़ा या इसके आसपास के खेतों में, मैं देख रहा हूं कि मक्का के पत्ते पे ना कुछ चकते बन रहे हैं, कुछ अंडाकार चकते या लंबे लंबे चकते आपको दिखाई देंगे, जिसको हम टर्सिकम पत्ती झुलसन या मैडिस पत्ती झुलसन कहते हैं। ये हमको दिखाई दे रही है। क्या है कि निरंतर बारिश आना, फिर सूखा होना, बारिश आना, सूखा होना, इस अवस्था में ऐसा रोग देखा जाता है। तो इसके लिए सबसे सेफ या सबसे अच्छा उपचार ये है कि आप जो है अपने खेत में ये जो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन रहता है, कार्बेंडाजिम और तथा मैंकोजेब, इसको 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। ये दवाई जो है दोनों प्रकार की पत्ती झुलसन, जो टर्सिकम लीफ लाइट है या मैडिस लीफ लाइट है, उसके लिए बहुत उत्तम रहती है। तो आप इसके उपयोग से अपने फसल को आप बचा सकते हैं। ये तो हो गई रोग के बारे में बारी। और अगर कीट मान लीजिए, अधिकतर जो कीट मेरे को देखने को अभी मिल रहा है सूखे की अवस्था में, वो इल्ली दिखने को मिल रही है, फाल आर्मीवा इल्ली दिखने को मिल रही है। तो उसके रोग के लिए अगर तो आपका ये पहला स्प्रे आपने कर लिया दवाई का, तो दूसरा स्प्रे जो आप कोशिश कीजिए पुनः उसी दवाई का ना करिए। उदाहरणतः अगर आपने पहला स्प्रे जो मान लीजिए कि आपने स्पाइनोटोरम का किया है, तो कृपा करके दूसरा जो स्प्रे है वो पुनः स्पाइनोटोरम का ना करके आप इमामेक्टिन बेंजोएट का कीजिए या क्लोरोएंट्रेनिपोल का कीजिए। क्या है कि ये दवाइयाँ जो है लंबे समय तक अपनी रोधी क्षमता जो है नहीं रख पाती कीटों के प्रति, तो इनको बार बार बदल के हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये 2 उपाय आप सर अपना सकते हैं। तो उम्मीद है कि शर्मा जी की समस्या का समाधान हुआ होगा आपके माध्यम से। पर्णी छिड़काव की जो बात चल रही थी इन फोन कॉल्स के पहले हमारे बीच में, ये इसके फायदे क्या होते हैं और आप एक बार फिर से बता दीजिए किस तरह इसे करना चाहिए। शर्मा जी, रजनीश जी, मैं ये बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि पौधा अधिकतर अपने पोषक तत्व अपनी जड़ के माध्यम से लेता है, परंतु जड़ के माध्यम से उत्तम रूप से वो तब ले सकता है पोषण जब मृदा में नमी हो। अब जैसे ही जो हमारी अवस्था चल रही है हमारे ज़िले में कि कभी बारिश आती है तो फिर 15 दिन का अंतराल पड़ जाता है, तो ऐसे में मृदा में पानी नमी नहीं रहती और किसान निरंतर खाद इस्तेमाल कर रहा है, तो वो खाद जो है वो पौधे को ना मिल करके एक वाष्प के रूप में जो है वो वातावरण के साथ मिल जाती है। तो पर्णी छिड़काव की हम सुझाव इसलिए दे रहे हैं कि पर्णी छिड़काव में क्या है कि आप पानी में घोल करके दवाई को अपने स्प्रेयर के माध्यम से पौधों पे छिड़कते हैं, तो पौधों के पत्तों पे जो रंध्र रहते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके माध्यम से पौधा जो है वो भली भांति उन पोषक तत्वों को सीधा जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका जो तो इस जो सूखे की स्थिति है
उसमें जो है परनी छिड़काव का जो कहना चाहिए हमको रिजल्ट जो है जी। वो बेसल एप्लीकेशन से ज़्यादा अच्छा मिलता भी है। तो इसलिए हम जो है इस मौसम की स्थिति में बार बार परनी छिड़काव के ऊपर जोर दे रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं किसानों से कृपा करके संतुलित खाद का इस्तेमाल करें, केवल एक खाद का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पौधे को अपने जीवन चक्र के लिए 16 प्रकार के विभिन्न पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो संतुलित प्रयोग जी, करें संतुलित उसका, प्रयोग खादों करें। का जी जी उचित मात्रा में। जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, मक्का चूंकि इस बार देर से बोई गई है और ज़्यादातर समस्याओं का जो है जड़ भी वही है कि इस बार लेट बोनी हुई है। कई बार तो किसानों ने इस बार दूसरी और तीसरी बार भी बोनी की है। ऐसे भी मैं किसानों से मेरा मिलना हुआ है, फिर से बोनी जी की जी है। जी, पलट कर बोनी की है। और पौध अभी मतलब जिस तरह से जो अब अगस्त का महीना करीब आ गया है, जी तो पौध अभी थोड़ी छोटी नज़र आ रही है खेतों में, मतलब जो हाइट है उसके पौधों की। तो ऐसे में किसान भाइयों को किस तरह के उपाय करने चाहिए, क्या सुझाव आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा, जिन किसान भाइयों ने अगर पलट के बोया है या पुनः बोनी की है, सबसे पहले विशेष रूप से वो ये ध्यान रखें कि उनकी पौध संख्या जो है वो संतुलित होनी चाहिए, बल्कि बहुत अधिक ना होनी चाहिए। हम लोग तो ये अनुशंसा करते हैं कि आप कतार से कतार की दूरी जो 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो 20 सेंटीमीटर अपने खेत में रखें। इतना अंतराल जरूरी है। इतना अंतराल जरूरी है ताकि प्रत्येक मक्के के पौधे को पर्याप्त स्थान मिल सके। और किसान भाई जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि अगर उन्होंने डबल दाने की बोनी की है तो उसको वो सिंगल दाने की बोनी करें, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बार बार इस पर बारिश जो है वो नियमित नहीं है और जो आई भी देर से, तो मिट्टी में जो जल की स्थिति है वो अभी कम है, मिट्टी में जल भरा पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो ये समस्या हो सकती है। और दूसरा, जिन किसान भाइयों के खेतों में व्यवस्था है या ढालूदार खेत हैं तो वो कोशिश करें अपने खेत का पानी जो बचा करके रखें, ताकि अगर मान लीजिए 10 दिन से या 15 दिन से ऊपर का अंतराल हो जाता है तो उस पानी से जो है एक जीवन संरक्षण जो है सिंचाई, लाइफ सेविंग इरिगेशन हम फसल को दे सके, ताकि अगले पानी तक फसल जो है वो बची रहे, फसल बची रहे। और जहाँ तक हो सके फिर से मैं पुनः यही कहूँगा कि खाद जो भी देनी हो उसको कोशिश करिए कि खेत की नमी को ध्यान में रखते हुए खाद को दें। अगर नमी नहीं है तो खाद जो है वो आप परनी छिड़काव फोलियर एप्लीकेशन से दें, और अगर नमी अच्छी है तो पेड़ के पास, अपने मक्का के पौधे के पास खाद देने के बाद हल्का सा उसको मिट्टी में मिला दे, ताकि वो खाद जो है वो पौधा जो है जल्दी से उसको ले सके और वो धूप के कारण कहीं वाष्पित होकर के वो पोषक तत्व ना चला जाए। इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और एक खरपतवार है जो अक्सर करके हमारे जो मक्के से जैसे चोली दामन का साथ होता है, जी हाँ भर्रू घास। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब किसान इससे परेशान रहते हैं। और क्या इसके प्रभावी नियंत्रण होते हैं? देखिए, क्या है कि मैं निरंतर इस पर अनुसंधान कर भी रहा हूँ, कुछ मार्केट में दवाइयाँ, रसायन आ भी गए हैं इनके बारे में, इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए। परंतु एक भ्रांति हम किसान भाइयों में बार बार मैं अपने उद्घोषण में कहता भी रहता हूँ, ये भ्रांति में तोड़ना चाहूँगा कि जो भी मक्का में जो भी नींदा आता है उसको हमको पहले हम उसको अवस्था को समझें। जो भर्रू घास जो है इसको हमको 2 से 3 पत्ती की अवस्था में ही हमको नियंत्रण करना पड़ता है। 2 से 3 पत्ती की अवस्था, ये मान लीजिए कि मक्का बोनी के 10 दिन के अंदर अंदर हमको पहला स्प्रे करना पड़ता है, और उसके बाद जो है हमको अगर 22 से 25 दिन में करना चाहिए दूसरी खरपतवारों के लिए। भर्रू घास जो है ये मक्का की आगामी जो कहना चाहिए जो पहली खरपतवार है वो, यहाँ तक कि कई खेतों में तो किसान भाइयों से मेरी चर्चा भी होती है कि साहब हमने खेत तैयार किया, अभी मक्का का दाना टोपा नहीं, भर्रू घास दिखाई देने अच्छा, मतलब खरपतवार पहले आ गया, मुख्य फसल अभी आई नहीं, मुख्य फसल अभी आती भी नहीं। तो ये मैं बताना चाहूँगा, पहले 7 से 10 दिन में हमको एक स्प्रे करना चाहते हैं। जो भी आपके पास रसायन है, आप देखेंगे अभी बहुत से अच्छे जैसे टोपरामेज़ोन है या टैम्ब्रोट्रिन है या आपका क्लैरिस, ये सब जो है, मीज़ोट्रॉन है, ये सभी जो है भर्रू को कंट्रोल करने में सक्षम है। परंतु ये खरपतवार की फसल की नहीं, खरपतवार की 1 से 2 अवस्था, पत्ती की अवस्था में, तो ये मानकर चलिए आगामी है। और उसके बाद आपके खेत में खरपतवार आ रही है तो वो आपको 20 से 25 दिन में या 30 दिन में आपको जो नियमित रूप से आपको छिड़काव करना पड़ता है। जहाँ तक भर्रू घास को लेकर के विशेष रसायनों की बात है तो बहुत सी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, भविष्य में उम्मीद है इसमें आएंगी भी, और अभी बाजार में कुछ आई भी हैं, परंतु अभी उनके बारे में चर्चा करना उचित ना होगा, जल्दबाजी होगी, क्योंकि उनके अभी रिजल्ट जो है कहना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टि से उनके रिजल्ट अभी आने की, अनुसंधान जारी है इस पर। जी हाँ, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई ऐसा नियंत्रण अवश्य आए तो हमारे किसान निकटतम भविष्य में आने वाला है। हमने काम किया है इस पे किया है। और डॉक्टर साहब जी बताइए। ये तो हो गया खरपतवार। जी हाँ। अब एक चीज़ हमें जो बहुत देखने में आती है कुछ सालों से मक्के के साथ, वो भी फॉल आर्मी वर्म। जी हाँ, जी हाँ। तो इस बार कितनी संभावना उसकी आप देख रहे हैं? ये जो इल्लियों की जो बात चल रही है, जो हमारे किसान में इल्लियों की आपसे अभी शिकायत कर रहे हैं फ़ोन के माध्यम से,
तो क्या ये फॉल आर्मी वर्म हो सकता है? जी, संभवतः ये फाल आर्मी वर्म ही है जो जी, किसान जी। भाई बात कर रहे हैं, परंतु जैसे मैंने देखा रजनीश जी, इस बार फाल आर्मी की जो प्रवृत्ति है वो दूसरे वर्षों से भिन्न है, भयानक तो नहीं है। अच्छा, वेरिएंट कह सकते हैं कि बदल गया है? नहीं, वेरिएंट नहीं बदला, नहीं, जी। आने की अवस्था टाइमिंग बदल गया, टाइमिंग क्योंकि बदल गई, जी। जिन किसान भाइयों ने अगेती लगाई थी जी। वहाँ पे सूखा की अवस्था ज़्यादा आने से तो इल्ली को प्रयोग पर्याप्त समय मिला, तो इल्ली वहाँ पे भयानक रूप ले ली। पर जिन भाइयों की किसान की फसल लेट लगी है, निरंतर बारिश से इस इल्ली के अंडे झड़ते रहे, वहाँ पे ये इल्ली कम आई है, ठीक है ना, परंतु इल्ली आई है। तो इसके लिए मैं पुनः यही कहना चाहूँगा, इसके लिए हमको जो है रासायनिक उपयोग है, रासायनिक करें। प्रथम अवस्था में कोशिश करें कि अगर आप प्रारंभिक अवस्था में हैं, आपको कहीं पे अपने खेत में इल्ली के अंडे दिखाई दे रहे हैं पत्तों पे, तो कोशिश कीजिए उसको वैसे नष्ट कर दीजिए, आप रसायन का इस्तेमाल ना कीजिए। परंतु अगर आपकी मक्का की पोंगली में इल्ली दिखाई दे रही है तो कोशिश कीजिए सबसे पहले आप स्पाइनोटोरम नामक एक रसायन है उसका इस्तेमाल कीजिए, इल्ली अवश्य कंट्रोल हो जाएगी। परंतु अगर पुनः प्रवृत्ति होती है इल्ली की, तो कृपा करके किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि वही सेम दवाई ना इस्तेमाल करें, उसको बदल के यूज़ करें, उसको दूसरी दवाई जैसे मैंने बताया इमामेक्टिन बेंजोएट यूज़ करें, क्लोरोएंट्रिनिपोल यूज़ करें, बदल के दवाइयों को इस्तेमाल करें, केवल एक ही दवाइयों में इस्तेमाल लगे। क्या किसान भाइयों की प्रवृत्ति रहती है कि भाई एक बार डिब्बी लाई तो अब उसको पूरे सीज़न चलाना है, तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो रसायन हमारे मार्केट में मिल रहे हैं, इनकी जो फसल में इल्ली रोग मारक क्षमता जो होती है वो लगभग 10 से 15 दिन होती है, उसके जी। बाद ये खत्म हो जाती है। परंतु इल्लियाँ बड़ी जल्दी रोधी एक क्षमता बना लेती है इन रसायनों के प्रति, तो वो रोधी क्षमता ना बने इल्लियों में, निरंतर कंट्रोल होता रहे, तो हमको दवाइयों को बदल के इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि मानव शरीर पर भी ये बात लागू होती है कि जब हम एक ही तरह की बिल्कुल। दवाइयों का इस्तेमाल जी, करते जी, जाते जी हैं तो हाँ, जी रोग हाँ। फिर अपनी एंटीबॉडी डेवलप कर लेता हाँ, है, जी, जी। और फिर इसलिए डॉक्टर भी दवाइयाँ बदलते जी हैं। हाँ, जी आप हाँ। वैज्ञानिक हैं, आप भी दवाइयाँ इसलिए जी हाँ, बदलने की जी हाँ। हमारे किसान भाइयों को सलाह देते हैं। हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे हम कि फाल आर्मी वर्म की समस्या की तो चलो आपने बता दिया, इल्ली की समस्या में उसका जो प्रकोप अभी देखा जा रहा है, और मक्के के साथ ही हमारे किसान भाई बहुतायत मात्रा में तुअर, मूंगफली जी, वगैरह जी, भी इस हाँ। समय लगाते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो तुअर की क्या स्थिति इस समय लग रही है, इस और समय क्या तुअर, आप सलाह जी देना हाँ, चाहेंगे? किसान भाइयों ने जिन्होंने तुअर लगा करके रखी है, वो तुअर जो है 8 से 10 पत्ती की अवस्था में आ गई है। सबसे पहले मैं पुनः कहूँगा कि इस बार जो है मानसून की आमद जो है वो लेट हुई है, बिल्कुल। और अभी भी ये भी नहीं पता, इसकी अनिश्चितता बनी हुई है। तो सबसे पहले किसान भाई अगर जहाँ तक हो सके तो तुअर की थोड़ी सी थिनिंग कर लें, उसको पतला कर लें अपने खेत में, ताकि वो ज़्यादा घनत्व में ना रहे। जितनी ज़्यादा अधिक रहेगी उतना मृदा से पानी और पोषक तत्वों का ह्रास होगा, और किसान की फसल जो है वो उपज कम हो सकती है। तो किसान प्लांट पॉपुलेशन को जहाँ तक है उसको कम कर ले, उसको थोड़ा सा नियंत्रित करें। और जहाँ तक आपने कहा मूंगफली की बात है, जिन किसान भाइयों ने मूंगफली बोई है, बहुत अच्छी बात है, वो ये देख लें कि मूंगफली में कोशिश करें कि एक डोरा चलाने की कोशिश करें, जिससे कि एक तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, तो वाष्पीकरण रुक जाएगा, पानी का ह्रास नहीं होगा, और दूसरा मिट्टी में जो है खाद मिल जाएगी, वो अच्छा रहेगा हमारे किसान भाइयों एक के लिए। कॉल हम ले लेते हैं अपने अवश्य। श्रोता का। जी नमस्कार। हेलो हेलो किसान वाणी में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, जी, क्या नाम है आपका? राजू यादव, जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका हमारे विशेषज्ञ से? मुस्त्र हमीरपुर बुंदेलखंड से। अरे वाह, क्या बात है, काफ़ी दूर से आपने कॉल किया। बताइए क्या जानना चाहेंगे हमारे विशेषज्ञ जी से आप? कृषि के बारे में ये जानना चाहते कि मूंगफली जो हमारे खेत पर लगी जी। हुई है, उसके कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं। नमस्कार यादव जी, आपने जैसे बताया अभी आपसे बात करने के पहले हम इसी चर्चा में हम मूंगफली पे आने ही वाले थे और इनके कॉल आ तो गया। आपका जी, कॉल जी, आ गया, जी, धन्यवाद। मैं आपसे कृपया थोड़ा सा ये जानकारी चाहना था, आपने जो मूंगफली की बोनी की है वो मेड़ पत्ती से की है या फ्लैट बोनी की है, सीधा बोनी की है? हेलो हेलो, हाँ जी, आपने मूंगफली की बोनी कैसे की है, मेड़ पद्धति से की है या सीधा उसको सिंपल फ्लैट बोनी की है उसके खेत में? हमने मूंगफली की बुवाई जैसे खेत के ऊपर है तो गहरी जुताई करवाई, हाँ हाँ। इसके बाद उसमें जो अपनी गोबर की खाद है उसको डाला, इसके बाद उसमें मूंगफली का बीज बोया। हाँ, तो यही मैं बताना चाहूँगा, क्या है कि मूंगफली इस बरसात की अवस्था में ये होता है कि जैसे आपने बताया गोबर की खाद भी डाली है, ये तो अधिक नमी रहने की वजह से, पानी की वजह से कभी कभी जो है वो गलन या सड़न की समस्या हो सकती है। आपने चूंकि मूंगफली कतारों में लगाई होगी, तो सबसे पहले कृपया आप ये कोशिश कीजिए कि उसमें एक हल्का सा डोरा या साइकिल चला करके मिट्टी चढ़ा लीजिए। उससे क्या होगा कि जल निकासी भली भांति हो जाएगी, और मूंगफली चूंकि जड़ वाली फसल है तो उसमें जड़ में वायु संचार होगा, तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो आप खेत का जो अतिरिक्त जल है उसकी निकासी का प्रबंधन सर आप करिए कृपा करके, धन्यवाद। तो हमारा कार्यक्रम भी अब समापन की ओर है, तो चलते चलते हमारे किसान भाई को एक सलाह के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे?
जिससे किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मौसम की आमद को ध्यान में रखिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो किसी भी पोषक तत्व या किसी रसायन का अत्यधिक उपयोग ना करके कि इन एक बैलेंस्ड करें। ये जो इस साल का जो मौसम है ये किसी चक्रवात के कारण से, ये इस प्रकार के एल नीनो की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसको कृपया ध्यान में रखते हुए बार बार समाचार पत्र में दिए जाने वाली जो चेतावनी है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि को आगे निरंतर बढ़ाते हुए जाए। मतलब सूचनाओं से जुड़ा रहे, जागरूक रहे और उस अनुसार अपनी कृषि कार्यों को किसान भाई हमारे करें। जी। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों के प्रश्नों का उत्तर दिया, उनकी जिज्ञासाओं का आपने समाधान किया और चर्चा में बहुत अच्छी बातें, हमारे किसान भाइयों के लिए उपयोगी बातें निकल के आई, जिनका उपयोग वो उम्मीद करते हैं कि अपनी खेती बाड़ी में वो करेंगे और आपके सुझावों पर अमल करेंगे। जी, और आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो किसान वाणी। आज के कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग मिला राजेश भारद्वाज और अनिल कुमार सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आभा नामदेव और अनिल सनोडिया का था। संयोजन था अल्पना गोलेंद्र का और प्रस्तुति थी अमोल शिंदे की। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। तो अब हम आप सभी किसान भाइयों से और हमारे विशेषज्ञ जी से भी विदा लेते हैं। डॉक्टर गौरव महाजन आज हमारे बीच उपस्थित थे, जिन्होंने आपकी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो अब कार्यक्रम हेलो किसान वाणी को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। तो मैं रजनीश शर्मा कहता हूँ आपको राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।